आज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? इसका बहुत ही इजी आंसर है, आपको पता होगा, दयाराम साहनी ने। ठीक है। आज का दूसरा क्वेश्चन से, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? इसका भी आंसर बहुत ही इजी है, आपको भी पता होना चाहिए इसका आंसर, आर.डी. बनर्जी, जिसे हम लोग राखाल दास बनर्जी कहते हैं। और आज का तीसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी घाटी में विकसित हुई? इसका आंसर आपको पता है, सिंधु नदी घाटी। चलिए इसका कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जानते हैं ताकि आपको समझने में इजी हो। तो आज का हम इसका परिचय और खोज पढ़ेंगे। काल की बात करते तो हड़प्पा सभ्यता का जो परिपक्व काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले। ओके। खोज की बात करते हैं तो इसकी खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को दिया जाता है, जिन्होंने 1921 में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की थी। और इसका नामकरण, चूंकि सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। ठीक है, सबसे पहले इसे खोजा गया, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। इस प्रकार से इसका हम कुछ चित्र जानेंगे, जो कि हम चित्र देखेंगे ना तो हमको समझ में आ जाएगा कि भैया किसने क्या कहा, कैसे खोजा। तो ये देखिए चित्र है, ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता की मूर्तियां कैसी होती थी, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन से, जो कि हमने आपको चित्र दिखाया है, किस प्रकार से कल्चर हुआ करते। तो दूसरा पॉइंट जानते हैं, नगर योजना। ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता अपनी व्यवस्थित शहरी नगर योजना के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थी। इसका ग्रिड प्रणाली की बात करते हैं तो शहर जाल की तरह बसे थे, जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण काटा करती थी, अर्थात 90 डिग्री पे। ओके। जल निकास प्रणाली, यहाँ की जल निकास व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। हर घर की नाली गली की मुख्य नाली से जुड़ी हुई थी, जो ईंटों या फिर चूना पत्थर की पट्टियों से ढली हुआ करती थी। ठीक है ना। दुर्ग और निचला शहर की बात करते तो शहर प्रायः दो हिस्सों में बटा हुआ था। ठीक है ना। दुर्ग जो कि ऊंचा पर बना या संभवतः विशिष्ट लोगों के लिए हुआ करते थे, और निचला शहर आवासीय क्षेत्र जो कि गरीबों के लिए हुआ करते थे। तो पहले के लोग क्या करते थे, जो ऊंचा पर बना हुआ घर था ना, उसे अमीरों के लिए और नीचे के लिए गरीबों के लिए। आज भी यही है। इसका कुछ चित्र जानते हैं ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो। तो दुर्ग का मतलब समझ में आ गया, ऊंचा, और इसके बारे में हमने बता दिया। ये देखिए हड़प्पा सभ्यता नगर योजना किस प्रकार से बनी हुई थी, जो कि चित्र में साफ साफ झलकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की भी बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूं, सामाजिक और धार्मिक जीवन। भैया सामाजिक और धार्मिक जीवन आज बहुत ही फेमस है। लिपि की बात करते तो हड़प्पा की लिपि चित्रात्मक हुआ करती थी, चित्र में। ठीक है ना, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसमें लगभग 400 चिन्ह थे। कितने? 400। धर्म की बात करते तो साक्ष्यों के आधार पर वे मातृदेवी, पशुपति शिव, मुहर पर अंकित होते थे, और प्राकृतिक पेड़ पौधे जानवर की पूजा क्या करते थे। जैसे मुहर की बात करते हैं, माने पैसा पर क्या अंकित हुआ करता था, पशुपति शिव की मूर्ति या मातृदेवी की मूर्ति हुआ करती थी। मैं अभी आपको चित्र दिखाऊंगा, उस चित्र में आप साफ देखेंगे कि किस प्रकार से। देखिए ये है हड़प्पा सभ्यता की लिपियां, और ये देखिए कैसे मूर्तियां पर चित्र बना करके गुदा हुआ था। उसका नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, प्रमुख स्थल और विस्तार। यह सभ्यता आधुनिक भारत की बात करते हैं, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में फैली हुई थी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है ना। हड़प्पा की बात करते तो पंजाब, पाकिस्तान, जो कि हड़प्पा है पंजाब और पाकिस्तान में। कहाँ है भैया? रावी नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो सिंधु पाकिस्तान, जो कि सिंधु नदी के तट पर है। यहाँ बात करें विशाल स्नानागार है, देख लो यहीं पर ही मोहनजोदड़ो को में ही विशाल स्नानागार, जो मैं आगे चित्र में दिखाने वाला हूँ। लोथल की बात करते हैं, लोथल गुजरात में है। यहाँ प्राचीन बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान में है, यहाँ जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। आगे मैं चित्र में दिखाऊंगा। ठीक है। धोलावीरा गुजरात पर, यह 3 भागों में है। ठीक है ना। दुर्ग, मध्यनगर, निचला शहर, वे विभाजित हुआ करता था। धोलावीरा जो कि गुजरात में है, यह नगर 3 भाग में था, दुर्ग, मध्य नगर, और इस प्रकार से हमने बोला। और आज देखिए ये चित्र आ गया। ये देखिए जो बीच में तालाब है ना, यही है बड़ा स्नानागार, जहाँ लोग, सबसे बड़ा स्नानागार, यहाँ बहुत ही अलग कलाकृतियाँ थी। कैसे लोग थे पहले के, कैसे क्या करते थे, आज का लोग अलग है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, निर्वाह के तरीके और अर्थव्यवस्थाएं। कैसे लोग अपना जीवन यापन करते थे, खाना पीना। यहाँ कृषि की बात करते हैं, यहाँ के लोग गेहूँ, जौ, दाल, सफेद चना आदि तिल उगाते थे। कपास उत्पादन के भी साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन की बात करते तो गाय, भेड़, बकरी, भैंस और सुअर जैसे जानवर पाला करते थे। शिल्प और व्यापार मन के बनाना, शंख की कटाई, मोहरे बनाना और धातु कर्म प्रमुख व्यवसाय थे। यहाँ के लोगों के मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध भी हुआ करता था। बस इस तरह से पूरी कहानी थी। आगे मैं बात करूंगा सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया कि धार्मिक और सामाजिक जीवन क्या था। इस प्रकार से वे लोग, कोई भी सभ्यता है ना जो नदी किनारे बसती है, देखिए किस प्रकार से लोग खेती बाड़ी क्या कर रहे थे। तो कोई भी जो सभ्यता ना पहले की अभी, वो नदी किनारे ही बसा करते थे। ठीक है ना। आगे की मैं बात करूँ तो इस प्रकार से इसका चित्र हमने बता के देखा है कैसे लोग कष्ट करते थे। लगभग कहते हैं हर एक चीज का अंत में अंत होता है। लगभग 1800 से 1900 ईसा पूर्व के बाद इस सभ्यता का पतन होने लगा, पत्थर में समाप्त हो गया। इसके संभावित कारणों में जलवायु परिवर्तन, नदियां का सूखना, अत्यधिक बाढ़ या फिर बाहरी आक्रमण को माना जाता है, जिसके कारण ये पतन पूरी तरह से समाप्त हो गई और आज ये खंडहर बन चुकी है, जो कि आगे मैं चित्र में दिखाऊंगा।
बताऊंगा। ठीक है, इस प्रकार से पूरी तरीके से सभ्यता समाप्त हो गई, क्योंकि जो बनता है भैया वो बिगड़ता है, जो जन्मा है उसे एक न एक दिन जाना पड़ेगा। ये हकीकत में सच्चाई है, चाहे वो जैसे जाए। और ये देखिए कि जो सभ्यता है नष्ट हो चुकी है, और अब देख लीजिए मानव ऐसा कलाकृतियां कर रहे हैं कि आज न कल पृथ्वी का अंत बहुत ही नजदीक है। इसीलिए भैया बच के रहो, प्रकृति को बचाओ, बस यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए हर एक मनुष्य की।